नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक शर्मा, सहआचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। छात्रों, आज हम बीएससी थर्ड ईयर के सेकंड प्रश्न पत्र प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री की प्रथम यूनिट का टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्रद्रव्य झिल्ली, जिसको पूर्व में प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता था, यह शब्द सेल मेम्ब्रेन सर्वप्रथम सी नगेली एंड सी क्रैमर ने 1855 में दिया। इसके बाद 1931 के अंदर जे.क्यू. प्लाउ ने ये जो टर्म है प्लाज्मा लेमा, इसको रखा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कोशिका को चारों तरफ से घेरने वाली एक जीवित, लचीली, छिद्रित और चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है। और ये झिल्ली दूसरी जो कोशिकांग हैं उनकी झिल्लियों के साथ मिलकर के बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहलाती है। इसकी डेफिनेशन या परिभाषा के बारे में बात करें तो इट इज an outermost boundary of the cytoplasm and act as barrier which controls the entry and exit of molecules, ions, and thus help in maintaining the ionic concentration of the protoplasm and surrounding environment। यानी कि ये कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म और उसके बाहर का जो वातावरण है उसके बीच की एक बैरियर के रूप में, एक अवरोधक के रूप में कार्य करती है, जो कि कोशिका के अंदर और अंदर से बाहर जाने वाले मॉलिक्यूल्स और आयंस को नियंत्रित करती है। और इस प्रकार से ये कोशिका के अंदर और बाहर आयोनिक कंसंट्रेशन बनाए रखने में मदद करती है। ये झिल्ली या प्रद्रव्य कला ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मुख्य रूप से प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और जल से बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड कंपोनेंट है वो मुख्य रूप से ग्लाइकोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स हो सकते हैं। इसकी संरचना को समझाने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरीज दी और मॉडल्स दिए, जिसमें जो मुख्य हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला है सैंडविच मॉडल और लैमिलर मॉडल ऑफ डैनिली एंड डेवसन, जो कि 1935 में प्रतिपादित किया गया। इसके बाद हिलर एंड हॉफमैन्स मिसलर थ्योरी 1953 के अंदर दी गई। उसके बाद यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस ऑफ रॉबर्टसन 1959 में दी गई। रॉबर्टसन ने एकल झिल्ली परिकल्पना दी थी। कैनोस लिपिड पिलर मॉडल 1965 में दिया गया। हाइड्रोफोबिक बाइंडिंग मॉडल बेंसन एंड कॉर्न ने पृथक रूप से 1966 में दिया। ग्रेटर मेम्ब्रेन मॉडल लेनिंजर ने 1968 में दिया। कंपोजिट मॉडल शीडे एंड लिन ने 1970 में दिया। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगल एंड निकोलसन ने 1972 में प्रतिपादित किया और यही सर्वमान्य मॉडल है। 1902 के अंदर ओवरटन ने ये कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड की एक पतली लेयर के रूप में होती है। इसके बाद गॉटर एंड ग्रैंडल ने 1926 के अंदर ये कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की 2 लेयर से निर्मित होती है। इसके बाद डैनिली एंड डेवसन ने 1935 के अंदर ट्राइलैमिलर मॉडल या सैंडविच मॉडल प्रतिपादित किया। ट्राइलैमिलर मॉडल जो डैनिली डेवसन ने दिया, उसके अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है 2 लेयर प्रोटीन से निर्मित होती है, 2 लेयर प्रोटीन की और 1 लेयर लिपिड की से निर्मित होती है। और दोनों लेयर प्रोटीन की लिपिड मॉलिक्यूल्स लिपिड लेयर के दोनों तरफ ऊपरी और बाहरी हिस्से में होती है। और बीच की जो लिपिड लेयर होती है वो एम्फीपैथिक होती है, यानी उभयरागी होती है। यानी उसमें दोनों विशेषताएं होती हैं, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, यानी जल विरागी और जल रागी।
और ये मॉडल जो डैनिली एंड डेवसन ने दिया था, ये उस समय दिया गया था जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नहीं हुई थी। जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जैसा मैंने बताया कि लिपिड बाइलेयर से बनी होती है, और जो उसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल ऊपरी सतह पर एम्बेडेड होते हैं, और जो लिपिड लेयर है वो एम्फीपैथिक होती है, यानी उभयरागी होती है। यानी इसमें दो भाग होते हैं। ऊपर का जो भाग है, हेड या सिर, वो पोलर होता है और हाइड्रोफिलिक होता है। ये वाटर लविंग होता है, जलरागी होता है, और ये फॉस्फेट और ग्लिसरॉल से मिलके बनता है। और जो इसकी जो पूंछ है, जो टेल है, वो फैटी एसिड, दो फैटी एसिड से निर्मित होती है, और जो कि नॉन पोलर होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, यानी जल विरागी होती है। इसके बाद 1959 में 1959 के अंदर रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस दी, और ये डैनिली और डेवसन के ट्राई लैमिनर मॉडल से प्रभावित होकर ही उन्होंने इस हाइपोथेसिस को दिया। उनके उस समय तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार भी हो चुका था, और उनके अनुसार ये ही नहीं, सेल मेम्ब्रेन ही नहीं, बाकी सारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स जो है उनमें ट्राई लैमिनर स्ट्रक्चर होता है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनके अनुसार 3 लेयर से निर्मित होती है, और जो बाहर की लेयर है वो डार्क रंग की, गहरे रंग की प्रोटीन से निर्मित होती है, यानी ऊपर की और निचली, और ये दोनों प्रत्येक जो है 20 एंगस्ट्रॉन मोटी होती हैं। इसके बाद जो बीच की लेयर है, मिडिल लेयर है, वो लिपिड से निर्मित होती है, और ये जो है 35 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है, और इसकी देखा जाए पूरी झिल्ली की मोटाई लगभग 75 एंगस्ट्रॉन होती है। और वास्तव में देखा जाए तो जो लिपिड लेयर है वो दो लेयर फॉस्फोलिपिड से निर्मित होती हैं, पर वो इतने पास स्थित होती हैं कि ऐसा दृश्य होता है, ऐसा परिलक्षित होता है कि वो सिंगल लेयर हैं। और इसके बाद हिलर एंड हॉफमैन मिसलर थ्योरी 1935 के अंदर, हिलर एंड हॉफमैन ने 1935 में इस थ्योरी को प्रतिपादित किया, और इसको बाद में फर्नांडिस मोरन ने 1962 के अंदर मॉडिफाइड किया। इनके अनुसार जो मेम्ब्रेन है वो गोल संरचना यानी राउंडेड यूनिट से निर्मित होती है, जिनको मिसलीज कहा गया। और मिसलीज जो है दोनों तरफ से प्रोटीन से घिरी रहती हैं, और ऐसा माना गया कि ये जो मिसलीज हैं ये लिपिड मॉलिक्यूल्स के एकीकरण से, एग्रीगेशन से निर्मित हुई हैं, और जिनके बाहर की तरफ, जिनके बीच में हाइड्रोफोबिक सेंटर यानी जल विरागी केंद्र, और हाइड्रोफिलिक, बाहर की तरफ हाइड्रोफिलिक शेल है, यानी जल रागी शेल है। और यह माना गया कि दो मिसलीज के बीच में 4 एंगस्ट्रॉन की दूरी पाई जाती है। इसके बाद सर्वमान्य मॉडल जो है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगल एंड निकलसन ने 1972 के अंदर दिया, और उनका ये मानना था कि जो मेम्ब्रेन है, कला है, वो बाइलेयर है, द्विपरत है, विस्कस फ्लूइड मैट्रिक्स यानी श्लेष्मीय तरल मैट्रिक्स की, जो कि एम्फीपैथिक लिपिड से बनी होती है। एम्फीपैथिक यानी उभयरागी लिपिड से बनी होती है, और उभयरागी से वही मतलब है मेरा कि उनमें दोनों गुण होते हैं, जल विरागी और जलरागी, यानी हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। और इसमें ग्लोबुलर इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो एम्बेडेड होते हैं। और ये देखा जाए तो जो पुराने मॉडल थे अब तक के, इससे पूर्व के, उनमें ये बताया गया था कि जो प्रोटीन है वो एक सतत कंटिन्यूअस लेयर के रूप में है, परंतु इस मॉडल के अंदर ये बताया गया कि जो लिपिड लेयर है वो कंटिन्यूअस होती है, और उसके ऊपर प्रोटीन मॉलिक्यूल जो हैं वो धसे होते हैं, और एसिमेट्रिकली धसे होते हैं, और उसको एक मोज़ेक पैटर्न यानी चितकबरा पैटर्न प्रदान करते हैं। इसमें
दो प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। एक तो पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जिन्हें कहा जाता है, यानी परिधीय प्रोटीन। ये बहुत ही लूजली बाउंड होते हैं और जो कि इसकी पोलर लिपिड्स की पोलर सरफेस पे पाए जाते हैं, यानी भारी सरफेस पे पाए जाते हैं। और कुछ प्रोटीन जो हैं वो इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन कहलाते हैं, समाकल प्रोटीन्स कहलाते हैं। वो लिपिड लेयर में गहराई तक धंस जाते हैं और इनमें से कुछ प्रोटीन तो इतनी गहराई तक चले जाते हैं कि इसके लिपिड लेयर के दूसरी तरफ भी बाहर प्रोजेक्टेड हो जाते हैं, बाहर निकल आते हैं, और इनको हम ट्रांसमेम्ब्रेन और टनल प्रोटीन भी कहते हैं। सिंगर एंड निकलसन ने इस मॉडल को प्रोटीन आइसबर्ग इन ए सी ऑफ लिपिड्स के रूप में दर्शाया। उनका ये मानना था कि लिपिड के समुद्र के अंदर जो प्रोटीन के हिमकंड तैरते रहते हैं, वैसे ही संरचना मेम्ब्रेन में पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मुख्य रूप से देखा जाए तो प्रोटीन 42%, लिपिड्स 32%, कार्बोहाइड्रेट 6% और जल 20% से के आसपास निर्मित होती है। कार्बोहाइड्रेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहरी सतह पर पाए जाते हैं। इसके अणु कुछ लिपिड अणुओं के ध्रुवीय सिरों से कोवलेंट रूप में जुड़कर ग्लाइकोलिपिड्स तथा प्रोटीन से जुड़कर ग्लाइकोप्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की शर्करा के अणु झिल्ली के घटकों से मिलकर, यानी कंपोनेंट से मिलकर, कोशिका की सतह पर ग्लाइकोकैलेक्स का निर्माण करते हैं। ज्यादातर ग्लाइकोलिपिड्स के मिश्रण या कॉम्प्लेक्सेस गैंग्लियोसाइट्स होते हैं, जिनमें एक या अधिक सियालिक एसिड के अवशेष होते हैं, जिनको हम एन एसिटाइल न्यूरोमिनिक एसिड या दूसरे शब्दों में NaNA भी कहते हैं। ये इसको ऋणावेशिता यानी नेगेटिव चार्ज प्रदान करते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स तथा ग्लाइकोप्रोटीन्स का शर्करा वाला भाग पहचानने वाली क्रियाविधि यानी रिकॉग्निशन मैकेनिज्म से जुड़ा रहता है। पहला, दो पड़ोसी कोशिकाओं की शर्करा पहचानने वाला स्थल दोनों कोशिकाओं को सेल टू सेल एडिशन द्वारा जोड़े रखता है, जो उन्हें अभिविन्यासित हो ऊतक बनाने में मदद करता है। दूसरा, ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा मादा प्रभेद का जीवाणु नर प्रभेद के जीवाणु को पहचानता है। इसी प्रकार से पैरामीशियम की विभिन्न युग्म प्रकार यानी मैटिंग टाइप्स एक दूसरे को पहचानते हैं। तीसरा, यह प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया यानी इम्यून रेस्पॉन्स तथा विभिन्न नियंत्रण योजनाओं यानी कंट्रोल सिस्टम का आधार भी है, जहां पर ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन प्रतिजन के रूप में कार्य करता है। जैसा कि पूर्व की परिकल्पना में बताया गया कि लिपिड तथा समाकल प्रोटीन एम्फियटिक प्रकृति के होते हैं, यानी उभयरागी प्रकृति के होते हैं, यानी उनमें दोनों यानी जल रागी और जल विरागी पाए जाते हैं। हाइड्रोफोबिक एंड लिपिड बायलेयर के अंदर की तरफ दृश्य होता है, जबकि हाइड्रोफिलिक समूह या ग्रुप बाहर की तरफ दृश्य होता है। प्रारंभिक रूप से प्लाज्मा झिल्ली में प्रारंभिक रूप से जल विरागी आकर्षण के कारण एक दूसरे से साथ जुड़ी रहती है। हालांकि लिपिड्स अणुओं में उनकी फैटी एसिड टेल पर किंक यानी व्यांकुंचन होते हैं, जो अणुओं को सघन रूप से व्यवस्थित होने से बचाते हैं, जो झिल्ली की संरचना को ज्यादा तरल बनाता है। फैटी एसिड टेल की लंबाई घटने के साथ तरलता बढ़ती जाती है। तापमान के बढ़ने के साथ लिपिड मॉलिक्यूल की ध्रुवता बाधित हो जाती है तथा वहां तरल अवस्था प्राप्त हो जाती है। वो तापमान जिसमें लिपिड मॉलिक्यूल्स तरल अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, उसे हम
संक्रमण तापमान यानी ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर कहते हैं। लिपिड मॉलिक्यूल की तरल अवस्था में इंट्रिंसिक प्रोटीन यानी समाकल प्रोटीन अंतः स्थापित हो झिल्ली को चितकबरा पैटर्न प्रदान करते हैं। इस विशेषता के कारण प्रद्रव्य झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिन यानी पतली, स्टिफ यानी दृढ़ तथा इलास्टिक यानी लचीली हो जाती है। इस प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक स्टैटिक संरचना यानी स्थितिक संरचना ना होकर के एक गत्यात्मक संरचना काइनेटिक स्ट्रक्चर है। सेल मेम्ब्रेन में हजारों विभिन्न प्रकार के प्रोटीन उपस्थित हो सकते हैं। यह पूर्णतः संरचनात्मक हो सकते हैं जो झिल्ली को लचीलापन, यांत्रिक संरचना प्रदान करते हैं या फिर अतिरिक्त कार्य करते हैं, जैसे पहला कैरियर के रूप में यानी संवाहक के रूप में और जो कि सक्रिय परिवहन के रूप में कार्य करते हैं, जो विशेष अणुओं को कोशिका के अंदर और बाहर ले जाते हैं। दूसरा है रिसेप्टर के रूप में, अभिग्राहक के रूप में, जो कोशिकाओं के अंदर सूचना के तत्कालिक प्रवाह को बनाते हैं। तीसरा है एंजाइम, प्रत्येक झिल्ली की विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट एंजाइम धारण करते हैं।